अभी स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग पे मैंने स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस पे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में जानते भी होंगे। पर्सनैलिटी की मैं ऑलरेडी बात करता भी आ रहा था पहले कि ये मेरी फील्ड भी है, मेरी डोमेन भी है। तो आज के टॉपिक में हम जस्ट डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी को। इंटेलिजेंस को भी हम नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चीज़ के लिए। तो पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है हमारी एज की, हमें किस तरह से अपने आप को डेवलप किया जाता है, तो इसी चीज़ के बारे में सब चीज़ें होंगी। जिनके ऑलरेडी पर्सनैलिटी असेस हो चुकी हुई है ना, उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। खैर, अब आते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कि इस टॉपिक में हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको हमें एड्रेस करना है। फर्स्ट वन है हमारे पास स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ किस हिसाब से किस किस एज में किस तरह से होती है, उसके बारे में होगा। पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट थ्योरीज, जो हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, वो उस चीज़ पर डिस्कशन हम करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आप पे ज़्यादा काम छोड़ूंगा मैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास आएगा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये जैसे मैं आपको नाम बता दूंगा कुछ, ये डिटेल में नहीं करूँगा। आप लोग बहुत प्रोफेशनल लोग तो हो कि इस चीज़ को भी कर पाओ, इसलिए इनिशियल कुछ चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। और जो लास्ट वन है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी इन डिटरमिनिंग रिएक्शंस ड्यूरिंग हेल्थ, डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन, स्ट्रेस एटसेट्रा। ये चीज़ें भी साथ साथ मैं बताऊंगा, लेकिन जब इंटेलिजेंस का पार्ट आएगा उसमें डिटेल में बताऊंगा मैं इस चीज़ को। अभी हम जस्ट बात करेंगे पर्सनैलिटी पे। तो हमारे पास जो अब चीज़ आएगी वो है स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। कि हमारी जो स्टेजेस होती हैं ये हमारी थ्रू लाइफ जो है उसमें होती हैं। कि इसमें देखें, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, अर्ली अडल्टहुड है, मिडिल मेच्योर अडल्टहुड भी बोलते हैं, और लास्ट वन है हमारे पास ओल्ड एज। इसके बाद आप फोटो लेते हैं, इसके बाद आप बस ठीक है, नहीं होता आपका मामला। इन्फेंसी से पहले भी एक स्टेज होती है जो प्री बर्थ की होती है, लेकिन उसको ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाह रहा कि उसको कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, इस वजह से। अब हमारे पास जो है पहली चीज़ है इन्फेंसी। इन्फेंसी के दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स ऑफ एज। बच्चे की पैदाइश से लेके 18 माह तक की जो एज है आपकी, वो होती है इन्फेंसी में। और इसमें बच्चा सीखता क्या है, अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ से बच्चा जो है सीखता है कि किसी पर ट्रस्ट करना या मिसट्रस्ट करना। अब वो कैसे हो सकता है, वो आगे जिसकी जो डिटेल की उसमें ऑलरेडी गिवन भी है, कुछ मैं आपको बताऊंगा भी। The infant who comes to the new environment from mother's womb needs only nourishment. छोटे बच्चे को क्या चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि उसको कोई आईफोन मिले या कोई ऐसी कोई उसको गैजेट्स मिले। उसको सिर्फ नरिशमेंट चाहिए होती है, उसको खुराक चाहिए होती है जिससे वो अपना उसकी ग्रोथ हो सके। तो उस चीज़ में क्या होता है कि अगर तो आप देखें, आप अपनी सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि जब किसी बच्चे को भूख लगती है ना तो वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है, वो रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है। अगर तो आप उसकी उस टाइम उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं उसके पेरेंट्स, तो क्या होता है वो बच्चा ट्रस्ट सीखता है कि हाँ जब मैं रोता हूँ, मैं कोई बात करता हूँ तो उस टाइम मुझे मेरे तरफ फोकस किया जाता है। अभी ये बातें हमेशा लग रही हैं ये बेकार है, फजूल बातें, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है। अगर आप उस बच्चे को इग्नोर करते हो कि ठीक है हम कुछ देर बाद इसको कुछ खाने का दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है वो बच्चा मिसट्रस्ट सीखता है कि मेरी बात नहीं मान रही, उसमें एग्रेशन पैदा होना शुरू होता है। तो इसलिए जो लोगों में होता है, कुछ बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जेनेटिकली होती हैं जो आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपकी इनहेरिटेड होती हैं, वो आपको विरासत में चल रही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप इस तरह के इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हो। तो ये चीज़ें भी बच्चे की साइकोलॉजी जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इफ द चाइल्ड केयर टेकर द मदर एंटिसिपेट्स एंड फुलफिल्स द नीड्स consistently, the infant learns to trust others, develops confidence। वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर तो वो फुलफिल की जाती है कॉन्स्टेंटली, उनके आप फुलफिल कर रहे हो डिमांड्स, तो वो फिर ट्रस्ट करना सीखते हैं। इनएविटेबली द चाइल्ड विल एक्सपीरियंस मोमेंट्स ऑफ एंजाइटी एंड रिजेक्शन। अगर तो इसके वाइस वर्सा बात चल रही है, अगर आप उसकी वो डिमांड जो है उसकी जो नीड एंड नरिशमेंट की वो आप फुलफिल नहीं कर रहे, तो एंजाइटी रिजेक्शन और उसमें एंगर की जो है चीज सिचुएशन वो पैदा होना शुरू होती है। If the infant fails to get needed support and care, it develops mistrust, which affect the personality in later stages of life. ठीक है,
यहाँ से मिस्टर्स अगर तुम्हें डेवलप शुरू हो जाए तो फिर जिंदगी में लोगों पे यकीन करना, एतमाद करना आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आती है वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है ये आपके 18 माह से 3 साल की एज तक होती है। उसके बाद एक स्टेज होती है मिडिल चाइल्डहुड, जो 3 से 5 साल की एज में होता है। इसको अक्सर लोग जो है ना सेपरेट भी डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ उसको एक ही स्टेज में मानते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, कि 5 साल तक की एज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में रहती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बस सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, बस सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ द मस्कुलर एंड द नर्वस सिस्टम हैव डेवलप्ड मार्kedly एंड द चाइल्ड इज ईगर टू अक्वायर न्यू स्किल्स। इस एज में बच्चा नई स्किल्स सीखना शुरू करता है। माइक ऑफ रखें अपना प्लीज। अब यहाँ पे बच्चा जो है इस एज में नई चीजें सीखना शुरू करता है। और आप देखें अक्सर आप सोसाइटी में चीज सुनते भी होंगे, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अक्सर सजेस्ट करते हैं इस चीज के बारे में कि 5 साल की उम्र तक जो बच्चा चीज सीखता है वो उसकी लाइफ टाइम होती है लर्निंग। उस टाइम में जो बच्चे ने चीज़ सीखी होती है, हमारे पेरेंट्स हमें खाना पीना सिखाते हैं, चीज़ों को पकड़ना, किस तरह से खुद खाना हमें खाना है, किस तरह से अपने शूज खुद जो है लेसेस उसके टाई करने हैं, ये चीज़ें हमें सिखा रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लाइफ टाइम स्किल्स होती हैं कि इसमें जो आपकी जो है स्किल्स डेवलप होती हैं वो आपकी लाइफ टाइम चलती हैं आपके साथ। तो इसलिए इस एज में बच्चे जो है अपनी न्यू स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। उनका नर्वस सिस्टम, उनका दिमाग जो है वो इस पर वर्किंग स्टार्ट करता है कि किस तरह से हमें काम करना है, खुद से चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं होता, लेकिन ये चीज़ सोचते हैं, लेकिन उस पर जजमेंट्स जो है ना वो नहीं कर पाते, वो उनके भी स्लो होती है। Is no longer content to sit and watch. The child moves around and examines its environment. यहाँ पे बच्चा अपना environment examine करना शुरू करता है, खुद ऑब्जर्व करता है चीजें क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है। But judgment develops more slowly. उन चीजों के बारे में जो उसकी सराउंडिंग में हो रहा है उसके बारे में वो जजमेंट्स पास कर सके, अपने डिसीजन दे सके, वो उसकी स्किल वीक होती है। लेकिन नई नई चीज सीखना जो होता है उसका, वो उसकी स्ट्रांग होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज जो आती है फिर, वो हमारे पास आती है लेट चाइल्डहुड की। अब जो लेट चाइल्डहुड है ये हमारी एज होती है 5 साल से 12 साल तक की ड्यूरेशन होता है इसका, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड डेवलप्स ग्रेटर अटेंशन स्पैन, नीड्स लेस स्लीप एंड गेन रैपिडली इन स्ट्रेंथ। Therefore, the child can expend much more effort in acquiring skills and needs accomplishment regardless of ability. अब आप देखिए इस एज में, ये जो एज होती है ना आपकी 12 साल तक की, तो वैसे भी एक बात कही जाती है साइकोलॉजी में कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना वो 85% यानी उसकी पर्सनैलिटी टाइप होती है वो 85% जो है 12 साल की एज तक डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो 15% का जो बाकी मार्जिन है वो रहता है, उसमें 18 ईयर्स के बाद जो है ना वो उसकी रेशियो तकरीबन 5% 6% रह जाती है। तो ये जो वाली एज है ना आपकी, इसमें आपकी पर्सनैलिटी सही से डेवलप होना शुरू होती है। इसमें देखें आपकी डेवलप्स ग्रेटर अटेंशन स्पैन, अपने जो अटेंशन है उसका वो अब लेके आता है। पहले स्किल्स सीखा था लेकिन अब वो जजमेंट को सीखना शुरू कर रहा है। अब वो अटेंशन लेता है हर काम, ये काम किस तरह से हो रहा है, किस तरह से करना है। आपकी इस एज में नींद कम होना शुरू होती है। जब देखें छोटे बच्चे होते हैं वो तो 15-15 घंटे भी सोए रहते हैं, यहाँ पे आपकी नींद 8 से 10 घंटे 12 घंटे में आ जाती है। ऐसा ऐसा नींद कम होना शुरू होती है। एंड गेन्स रैपिडली इन स्ट्रेंथ, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहा होता है। अपनी जो वीकनेस जो डेफिनेटली साथ साथ चलती है लेकिन स्ट्रेंथ की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा होता है और न्यू स्किल्स को अक्वायर करता है। जो चीज़ सीखी है उनको वो इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करता है इस एज में। वो ये नहीं देता कि उसके अंदर ये एबिलिटी है भी या नहीं है, एबिलिटी ऐसे से डेवलप होगी, लेकिन जो चीज़ सीख रहा है वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है इस एज में। नेक्स्ट हमारे पास आती है एडोलसेंस। और ये एज सबसे खतरनाक एज होती है जिसमें हर बंदा कहता है मैं हूँ, मैं तीस मारा खान हूँ, मैं तो मुझे मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कोई सख्ती ना करें, मेरे पेरेंट्स मुझ पर नजर भी ना रखें। इन टीन एज, ठीक है, 12 ईयर से 20 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन होता है। और इसमें ये बगावत की वैसी एज होती है, इसमें हर बच्चे जो भागना शुरू होते हैं, ये पुबर्टी की तरफ आ जाते हैं, बलूगर की तरफ आते हैं, तो उनकी बॉडी में भी चेंजेस आ रही होती हैं। तो इस वजह से जो ना उनका अटेंशन, उनका फोकस भी जो है डाइवर्ट होना शुरू होता है काफ़ी चीज़ों से। This is a period of transition from childhood to adulthood, which extends from 12 to 20 years. During this period, the individual attains puberty, leading to many changes. ये physical changes भी बहुत ज़्यादा में आती हैं. These changes have enormous implications for the individual sexual, social, emotional and vocational life. हर तरह की लाइफ में इनका डिफरेंस आना शुरू होता है.
ठीक है, इनके थॉट्स में बहुत डिफरेंस आना शुरू होता है. That is why Stanley Hall has rightly described this period as a period of storm and stress. बगावत की उम्र, इसमें बस आपका तो मैं हूँ, बस वो हर चीज में अपनी मनमाने की कोशिश कर रहे होते हो. उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास आती है अर्ली अडल्टहुड. ठीक है, ये थोड़ी टेंशन की एज भी होती है, इसमें हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हम अपने करियर की तरफ स्विच कर होते हैं, करियर की तरफ मूव कर होते हैं. दिस स्टेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 to 30 years. 20 से 30 तक का जो ड्यूरेशन है वो हमारा अर्ली अडल्टहुड का होता है. As an adult, the individual takes a firmer place in society, usually holding a job, contributing to the community, and maintaining a family and care of offspring. इस स्टेज में हम लोग अपनी सोसाइटी में अपनी एडजस्टमेंट भी देख रहे हैं, हमारी किस तरह से एडजस्टमेंट हो सकती है, हम सोसाइटी में किस तरह एक्सेप्टेबल हो सकते हैं. ऑलरेडी हम एक्सेप्टेबल तो होते हैं, लेकिन इस एज के बाद हम अपने जो है प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ आते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज के बाद प्रोफेशंस की तरफ आते हैं. तो उसमें हमें फिर कहते हैं हम कितने एक्सेप्टेबल होंगे सोसाइटी में, हमारा प्रोफेशन, हमारा लाइफ स्टाइल वो कितना एक्सेप्टेबल होगा. तो यहाँ पे हमारे थॉट्स मजीद चेंज होते जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम लोग चेंज होते जा रहे हैं. These new responsibilities can create tensions and frustration. ये क्रिएट होती है. जैसे अभी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, तो अब आप लोगों को पहले एमबीबीएस की ख्वाहिश होगी, उधर एडमिशन ना हो, ऐसे शायद आप में केसेस हो, तो आप फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में, मुझे क्या करना है, कौन सा करियर पाथ होना चाहिए. ठीक है, तो वो चूज कर लिया. अब इससे जब फ्री होंगे आप लोग, उसके बाद जॉब्स की टेंशन, जॉब्स मिले ना मिले, किस तरह की मिले, सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके ताने, वो सब जो है ना चीजें, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन की होती है. And one solution involves is an intimate relationship with family. फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप ये वो मैटर करता है, अगर तो फैमिली कोऑपरेटिव हो. दिस सिचुएशन लीड्स टू अ क्राइसिस कॉल्ड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. या तो आप फैमिली के साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ आपके उनको सपोर्ट चाहिए होता है आपको, कि आपको सपोर्ट करें, लोग आपको साथ लेके चलें, आपके डिसीजंस में आपको सपोर्ट करें. या फिर अगर सपोर्ट नहीं हो रहा तो आप आइसोलेशन करते रहते हैं कि ठीक है, सारे जाएं बाहर में रहेंगे, मैं मुझे किसी के बारे में मैं देखूंगा अपनी जिंदगी क्या करूँगा. तो इस तरह आप जो ना अपनी थॉट्स को उस तरह से डेवलप करते हो. नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है मेच्योर और मिडिल अडल्टहुड. दिस पीरियड रेंजेस फ्रॉम 30 to 65 years, यानी आपकी रिटायरमेंट तक की, 30 साल से लेके आपकी रिटायरमेंट तक की जो एज है वो आपका मिडिल अडल्टहुड में आता है. It is otherwise called middle age. During this stage of life, the crisis encountered is generativity versus stagnation. जहाँ तो अपन आपको जनरेट करते हो, आप मूव ऑन करते हो, फर्दर चीज़ें सीख रहे हो, जिंदगी में अपने करियर को डेवलप करते जा रहे हो मजीद, कि नहीं मुझे अब इस स्टेज से मैंने एक चीज़ गेन कर लिया, अब मुझे कुछ नया करना है, मैंने इस जॉब में इतना टाइम गुजार लिया, अब मुझे स्विच करना है, मुझे कुछ नया सीखना है. जहाँ तो अब इस स्टेज में तो यहाँ स्टेग्नेशन, कि जहाँ पे हो बस तो यार सारी जिंदगी मैं ठीक हूँ, जहाँ पे बैठा हूँ ठीक है, इसी तरह सारी जिंदगी गुजारूंगा, इस पोजीशन पे आ गया, मुझे ये पोजीशन ठीक है, मैंने चेंज नहीं को नहीं करना. तो इन दो चीज़ों में आप लोग आए थे. दिस रिक्वायर्स एक्सपेंडिंग वंस इंटरेस्ट बियॉन्ड वन सेल्फ टू इंक्लूड द नेक्स्ट जनरेशन. यहाँ पे आपकी जो चीज़ें, आपकी लर्निंग है, आपकी इंटरेस्ट है, ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन स्विच हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे भी होते हैं, फिर आप उनकी तरबियत की तरफ आ रहे थे, उनको क्या सिखाना है, सोसाइटी में क्या सिखाना है, उनकी जो आप लोग करते हो. ये कि आपकी थॉट्स जो है पहले सिर्फ इंडिविजुअल हद तक थी, अब आपकी थॉट्स फैमिली पर्सपेक्टिव में चलेगी. पहले आप फैमिली से सपोर्ट चाहते थे, अब आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो. तो यहाँ पे आपके थॉट्स में, आपका साइकोलॉजिकली आप में फिर से चेंज आ रहा है. The positive solution to the crisis lies not only in giving birth to children but also in working, teaching and caring for the young. सिर्फ बच्चे पैदा करना इनफ नहीं है, उनकी फिर आगे से तरबियत जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है स्टेज में. In the products and ideas of the culture and in a more general belief in the species. यहाँ पे आप जात पात नस्ल ये सब चीज़ें जो है उस तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग ना बिलीफ जो है डेवलप होना चाहते हैं. कल्चर में हमारे क्या क्या एक्सेप्टेबल है, हमें कल्चर में क्या करना चाहिए, हमें सोसाइटी में कौन सी मॉरल वैल्यूज को लेकर चलना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे सोचते हैं बहुत ज़्यादा. तो इसके बाद हमारे पास आती है लास्ट एज जो है हमारी ओल्ड एज. ओल्ड एज जो है इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताता, जिस आपको यहाँ पे सामने लिखा तो पढ़ भी सकते हैं. मैं सिर्फ इतना बताया था कि इस एज में आप लोग मेमोरीज में ज़्यादा रिलाई करते हो.
करने का कुछ होता नहीं, आपके पास 65 की आपकी एज हो चुकी होती है, आप रिटायर हो चुके होते हैं, तो वो वैसे भी आप बस वो पोते पोतियों के साथ उनके साथ खेल लिया, या आपकी पुरानी यादें, जब हम जवान हुआ करते थे तो हम ये करते थे, जब हमारा टाइम था हमने ये किया, हमने वो किया, वो बड़ा अच्छा टाइम था हमारा। मैं अपने दोस्तों के साथ ये भी घूमने जाना करना, वो अब जो पुरानी बात है ना, उन्हीं की यादों में वो उसमें चेक करते हैं कि क्या वो मेरी ज़िंदगी ठीक थी, मैंने खुशी से गुजारी या डिससेटिस्फेक्शन में गुजरी मेरी ज़िंदगी। तो उन्हीं चीज़ों में ना वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट जो है इन चीज़ों में ज़्यादा डेवलप होना शुरू होती है, आप ज़्यादा रिलेशंस के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। यहाँ तक थी हमारी जो थी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की सीरीज थी। अब हमारे पास आ गई पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट। अब हमारी पर्सनैलिटी एक्चुअली होती क्या है? पर्सनैलिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। तीन चीजें, आपकी पर्सनैलिटी जो है ये इन तीन चीजों की बेस पे बनती है। थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, आपके थॉट्स क्या, आप क्या सोचते हो, क्या जो सोचते हो उसी के मुताबिक आप क्या फील भी करते हो, क्या चीज़ों के आपके एटीट्यूड्स हैं। यानी इनको आम सेंस में देखा जाए तीन चीज़ें होती हैं। कॉग्निशंस, कॉग्निशन आपकी थिंकिंग में आती है, जो आपका ब्रेन प्रोसेस है सारा। फीलिंग्स जो आप कहते हैं एटीट्यूड्स में, आपके एटीट्यूड में आप लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपके इमोशंस वो आते हैं आपके फीलिंग में। एंड बिहेविंग, तो आप उनके मुताबिक रिएक्ट कैसे करते हो, जो आपका रिएक्शन है वो आपका बिहेवियर है। इन तीन चीज़ों की बेस पे आपकी बनती है पर्सनैलिटी। Personality is the combination of behavior, emotion, motivation and thought pattern that define an individual. और हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे से वेरी करती है। हमारे यहाँ पर अक्सर होता है कि हम लोग, हमारे पेरेंट्स भी समटाइम कहते हैं कि देखो तुम इस तरह से काम करो, हम तो हमारी एज में थे हम भी ऐसे काम करते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपका बच्चा है उसका काम करने का स्टाइल भी वही वो चेंज हो सकती है। पर्सनैलिटी की टाइप डिफरेंट हो सकती है, तो वो आपके पैटर्न से चाइल्ड लर्निंग ना कर सकता हो, इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वो पर्सनैलिटी हम लोग अक्सर मोस्टली ये समझते हैं जो बड़ा गुड लुकिंग है, अच्छे कपड़े पहने हैं, साफ सुथरा है, तो वो क्या पर्सनैलिटी है। वो पर्सनैलिटी नहीं होती, वो अपीयरेंस होती है। अब उसकी थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के, पर्सनैलिटी किस किस तरह से डेवलप होती है। ये हमारे पास चार तरह की थ्योरीज हैं। वैसे तो अक्सर बहुत से लोग बताते भी हैं, लेकिन बेसिक से चार ही होती है, इसी से लोग निकाल निकाल फर्दर बनाए जाते हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी है, ये थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन ये आज भी इस थ्योरी को सही माना जाता है बहुत हद तक। इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इसको काफ़ी हद तक आज भी लोग मानते हैं। दूसरी हमारे पास ह्यूमनिस्ट थ्योरी है, ये हमारी पॉजिटिव थ्योरी है, इसको पॉजिटिविटी में दिया जाता है। थर्ड है ट्रेड थ्योरी, इसमें हमारी दिखाते हैं कि पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह की डेवलप होती है। और लास्ट वन है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ये सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, तो इनका मिक्सचर से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। फर्स्ट वन हमारे पास है साइकोडायनामिक थ्योरी। ये सिगमंड फ्राइड एक बहुत अच्छे, अपने वक्त के बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं ये। तो ये इन्हीं की थ्योरी है, ये आज भी जो है बड़ी मानी जाती है। इवन की जो पर्सनैलिटी का सबसे बेहतरीन टेस्ट माना जाता है वो जो था MBTI है, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स। तो वो जिन औरतों ने बनाया था, उन्होंने जिसको फॉलो किया था, कार्ल गस्टिव यंग को, वो साइकोलॉजिस्ट भी इस बंदे को मानता था। ठीक है, अगर कभी मैं आपको बताऊंगा, एक मूवी सजेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी का दिल करे, वैसे वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमारे असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, वैसे अगर किसी का इंटरेस्ट होगा मैं सजेस्ट कर दूंगा। है, इसमें हम बात करते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में या शायद सेकंड लेक्चर में एक बात की थी, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसकी हमने ये बात की थी। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस कौन सा होता है, वो बेसिकली थ्योरी इस बंदे की है। इसने बताया हुआ है कॉन्शियस माइंड हमारा होता है, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट्स, हमारे जो बिलीव्स, हमारे इवन हम जब से रात को सोते हैं जो ख्वाब देख रहे होते हैं, वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड होता है। हमारे दिमाग में पता नहीं कहीं पे कोई चीज़ बैठी हुई है, हमें पता नहीं है, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाह रहे, लेकिन वो हमें कहती है नहीं करो इस चीज़ को। सबकॉन्शियस, जिसमें हम थोड़ा सा चाह होते हैं खुद से भी, और कुछ हमारे बैक एंड पे दिमाग से हमारे थॉट्स हमें सपोर्ट कर रही है, नहीं तुम ये काम करो, हमारे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता भी है, कुछ नहीं भी होता। तो कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम वाकई ही करना चाह रहे होते हैं। तो इस थ्योरी में तीन चीजें की गई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसने ये तीन पार्ट्स बताए हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के, जिसमें हमारे पास जो इड है, इड जो है ये है हमारा इंतहाई नेगेटिव। अगर आप इनके पिक्चर देखें तो इसमें सबसे नीचे बना हुआ है इड, ID, इड।
इट जो है ये हमारा प्लेयर प्रिंसिपल है। ये इसको अगर हम पिक्चर्स की फॉर्म में लेके आए ना, तो पिक्चर्स की फॉर्म में जब बात होती है तो इसको कहा जाता है शैतानी काम। इसको हमेशा शैतान की शक्ल से ना रिप्रेजेंट किया जाता है इड को, कि सिर्फ चाहता है प्लेयर कि मुझे बस जो चाहता हूँ मुझे वो मिले, और ये नहीं कि मुझे कोई 2-3 साल बाद मिले, नहीं, जो मुझे अभी चाहिए मुझे अभी चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि इसको हासिल करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं मॉरली वो काम कर रहा हूँ या इनमॉरली कर रहा हूँ, उसमें मुझे थ्रेट करके लोगों से काम करवाना पड़ा तो मैं करवाऊंगा, मुझे वो चीज़ चाहिए बस। जिद, इसमें हम लोग जिद में रहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है ना लास्ट में तो थर्ड है सुपर ईगो। ये है मॉरल वैल्यूज पे। अगर आप देखें सुपर ईगो को हमारे यहाँ पे राइट साइड पे हमारी डायग्राम में जो नीचे बनी है पिक्चर, उसमें सुपर ईगो का बना हुआ है, ईगो आइडियल, मॉरल गार्डियन। इसमें जो हमें बचपन में सिखाया जाता है चीजें कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये क्या, ये हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज है। ये हमेशा हमें हर काम में कहता नहीं, अगर हम कोई गलत काम भी करना चाह रहे हैं हम कहेंगे नहीं ये काम गलत है, हमें ऐसा नहीं करना, इससे किसी का नुकसान हो सकता है। ये हमें ये जैसे अगर हम पेट की बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे क्या कहता है, अगर किसी को मैंने कोई बात कर दी, किसी को टॉन्ट कर दिया, किसी को जलील कर दिया मैंने, अब वो कहेगा मुझे ये बंदा कत्ल करना है, मुझे मारना है इस बंदे को। लेकिन क्या है कि क्योंकि उसको अपना गुस्सा निकालना है, सुपर ईगो जो है वो ये कहेगा उससे कि नहीं, कत्ल करना जो है इंसानियत के खिलाफ है, हमारे मजहब में इसी को मना किया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये मुझे अच्छा मैसेज देगा। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन डेवलप करता है ना, वो करता है ईगो। और ये ईगो वो नहीं जो हम आम रूटीन में बोल होते हैं कि इस बंदे में बड़ी ईगो है, बड़ी अना है, वो ईगो नहीं होती। साइकोलॉजी में ईगो कहते हैं रियलिटी प्रिंसिपल्स को, रियलिटी बेस्ड। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी में दिखाता है आपको। अब जैसे एड के मुताबिक उसे गुस्सा है, वो बंदे को मारना चाहता है। सुपर ईगो कहता है कि नहीं यार, हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, वो कहते हैं नहीं मारना चाहिए, इंसानियत का कत्ल जो है ये गलत बात है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि तुम कत्ल करोगे तुम्हें जेल हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ इतना बता रहा है कि तुम अगर करोगे तो ये गलत बात है। लेकिन ईगो जो है वो रियलिटी में बताएगा कि रियलिटी ये है कि अगर तुम ऐसे हरकत करोगे तो तुम जो है जेल में जा सकते हो, तुम्हें फांसी हो सकती है, तो तुम कोई दूसरा और रास्ता ढूंढो, अपना गुस्सा निकालो जरूर, लेकिन रास्ता कोई दूसरा निकालो जो रियलिटी बेस्ड हो। तो ये जो तीन चीजें क्या हमारी लाइफ की, ये हमें साथ साथ लेकर चल रही होती है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमको होता है इड का। ये अनकॉन्शियस होता है, ये हमें हर टाइम हम इवन के अभी क्लास अटेंड करें ना, तो हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स होंगे, कुछ कहने लगे क्या बकवास बंद करो, ये बैक एंड पे उसको आ रहा है कि नहीं यार ठीक है छोड़ो इस चीज को। तो ये हमारा बैक एंड पे जो है नेगेटिव एस्पेक्ट, ये उससे रिलेटेड होता है। लेकिन ये थियरी जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने फिर थोड़ा पॉजिटिव वे में बताई है, जबकि ये थियरी ज्यादा नेगेटिव वे में है। इसका कंटेक्स्ट जो है, जो बेसिक जो इसका कंटेक्स्ट है वो सेक्सुअल कंटेक्स्ट है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप लोग खुद इस पे स्टडी करना चाहते हो तो आप लोग गूगल से जाकर इस पे स्टडी कर सकते हैं। कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज का मुझे भी ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। है वही चीजें अब जो मैं बात कर रहा था, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, इसमें इड क्या है, द इड इज अ द प्राइमिटिव इंस्टिंक्टिव component of personality that operates according to the player principle। उसे बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, जो सी भी ख्वाहिश है, लीगल है इलीगल है, जो सी भी है, उसको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, वो जिस मर्जी तरीके से हो। ठीक है, जो ईगो है, द ईगो इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे ये जो हमारा ईगो वाला पार्ट है ना, ये हमें डिसीजन मेकिंग करवाता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी बेस्ड, कि रियलिटी में जो है रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या एप्लीकेबल है। तो सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो का क्या मामला है, द मॉरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इनकॉर्पोरेट्स सोशल स्टैंडर्ड्स अबाउट व्हाट रिप्रेजेंट राइट एंड रॉन्ग। ये सही और गलत में हमें बताता है कि नहीं ये सही और गलत क्या, लेकिन किसकी बेस पे, हमारे मॉरल कंपोनेंट्स की बेस पे, अखलाकियात की बेस पे। ठीक है, ये रियलिटी की बात इसमें नहीं देखता, वो कि सही गलत क्या है। ठीक है, हमें क्या सिखाया गया, हमें मजहब क्या सिखाता है, हमें सोसाइटी क्या सिखाती है, हमें कल्चर क्या सिखाता है, ये उस पर डिपेंड कर होता है। हमारे पास अब जो दूसरी थ्योरी है वो हमारे पास आती है ह्यूमनिस्ट थ्योरी। ह्यूमनिस्ट थ्योरी जो है हमारे पास, ये बेसिकली अब्राहम मैस्लो, मैं जिसको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अब्राहम मैस्लो, ये एक फिलोसफर भी है, रिसर्चर भी है। इसने ह्यूमन नीड पे
ह्यूमन नीड पे एक जो है सबसे ज्यादा जो पढ़ाई जाती है ना ह्यूमन नीड्स की थ्योरी जो है मोटिवेशन थ्योरीज में, तो वो इसी की मानी जाती है सबसे ज्यादा। तो इसकी थ्योरी में सबसे लास्ट पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम देखें इस पिक्चर में, इसमें भी लिखा हुआ है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वैसे तो इसने 5 तरह की चीजें बताई हुई हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट जो जिंदगी की जरूरियात होती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल होती हैं, जिसमें खाना पीना ये सब चीज़ होती हैं। सेकंड हमारे पास होती है सेफ्टी की, कि हमें मुआशरे में सेफ्टी मिले, हम सिक्योर रहें। तीसरी हमारी नीड होती है सोशल की, हमारे फ्रेंड्स हों, फैमिली, इनसे हमारी सोशलाइजिंग हमारी रहनी चाहिए। उसके बाद चौथी होती है सेल्फ स्टीम, कि हमें इज्जत होनी चाहिए, लोग मुझे इज्जत दें। तो लास्ट वन होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जो मैं बनना चाहता हूँ जिंदगी में मैं वो बनाऊँ। ठीक है। तो जो कार्ल रोजर है, अगर हम देखें दूसरा नाम यहाँ पे लिखा है कार्ल रोजर, इसने इसका जो इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी है, इसका जो लास्ट पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको सपोर्ट किया है और उस पर इसने ये थ्योरी दी है। इसने कहा है कि जो सिगमंड फ्राइड की जो हमने पिछली थ्योरी पढ़ी थी, उसने इसके अगेंस्ट बात की। इसने कहा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी को बहुत सपोर्ट करती है, तो जिंदगी में कुछ पॉजिटिव भी हमें देखना चाहिए। तो नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम देखेंगे तो बेसिक ह्यूमन नीड्स में, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, हम जो जिंदगी में बनना चाहते हैं अब हम उसके लिए एफर्ट करते हैं पॉजिटिव वे में। दूसरी तरफ हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, इसकी दूसरी जो चीज होती है वह नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड। दो चीजें हैं, या तो हम चाहते हैं जिंदगी में जो हम बने वो हमें मिलना चाहिए, हमें उसके लिए एफर्ट करनी है। दूसरी तरह हम जिंदगी पॉजिटिव होकर चलते हैं, फिर जो मिलेगा देखा जाएगा। अब इस वाली थ्योरी के मुताबिक अगर आप जिंदगी में कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो वो ये है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम जो बनना चाहते हो तुम उसके लिए एफर्ट करो, तुम कोशिश करो। ठीक है। अगर तो आपका वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, उस पर कोई कंडीशंस नहीं है, आप जो बनना चाहते हो आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है, फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा है, हर बंदा सपोर्ट कर रहा है, वो आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आप एफर्ट करते करते एक दिन अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पा जाते हो। रिजल्ट देखेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो जो आप जिंदगी में बनना चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे वो आपको मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे आ जाती है कंडीशन, अगर आप नीचे देखें अदर्स रिस्पॉन्स में नीचे पॉइंट जो है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आप कहते हो कि जिंदगी में मुझे ये बनना है, अगर तो मुझे ये चीज मिले, अगर मेरे साथ ऐसा हो, अगर मुझे सपोर्ट करें, अगर मेरे साथ ये सिचुएशन क्रिएट की जाए, तो ये क्या आप इसमें सिचुएशन या कंडीशंस लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। तो उसकी बेसिस क्या होता है, आपकी सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज आती है, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। आप जो जिंदगी में बनना चाह रहे हैं आप 100% वहां तक नहीं होते, आप कुछ मजीद रास्ते कुछ डेवलप करके अगर ये हो गया तो ठीक है ना, और मैं ये कर लूंगा। तो इस तरह से आपके जो इसमें कश्मकश की सूत्रता जो चलती है ना, वो आपकी ह्यूमनिस्ट थ्योरी है, लेकिन ये काफी हद तक पॉजिटिव है और ये सिर्फ इंडिविजुअल बेस्ड है। इसमें सोसाइटी का कोई जो है ना, आप सोसाइटी को लेकर नहीं चाह रहे, सोसाइटी की कुछ चीजें अपने पास रखना चाह रहे हो लेकिन अपने फायदे के लिए। ठीक है। तो ये काफी हद तक जो है ना पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में हमारे पास बहुत ही ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स बोलते हैं अलामात को, आपके अंदर जो खुसूसियात पाई जाती हैं उनको बोलते हैं ट्रेड्स। तो ये जो ट्रेड थ्योरी है ये वैसे तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जो मेजर हैं वो ये 5 हैं, जो आपके सामने इस टाइम यहाँ पे डायग्राम में ये पिक्चर में जो आपकी है, ये 5 ट्रेड थ्योरीज होते हैं। अगर आप ये ट्रेड्स पाई जाती हों तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल उस कॉन्टेक्स्ट में होंगे, उस करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर जगह पे सक्सेसफुल नहीं, उस स्पेसिफिक करियर के लिए। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यूरोटिसिज्म आ रहा है, आपको शायद नजर आ रहा हो यहाँ पे न्यूरोटिसिज्म। अब इसका दूसरा जो नाम है ना वो शायद आप लोगों के लिए ज्यादा इजी रहेगा। दूसरा जो उसका नाम है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इसमें आप देखें कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल स्टेबल होते हैं, उनके सामने कोई बंदा मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खुशी में भी अपने खुशी को कंट्रोल कर लेते हैं, दुख में अपने दुख को कंट्रोल कर लेते हैं, गुस्से में अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी वो इमोशनल स्टेबल है। अगर तो आप इमोशनल स्टेबल हैं तो आप जो है ना अक्सर जगह पे आपको कॉन्फिडेंट नजर आएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी जगह पे कुछ लोग होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे रो पड़ेंगे, किसी वो अपनी खुशी को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, दुख को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा है तो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग थोड़ा सेंसिटिव पाए जाते हैं और इनका नर्वस सिस्टम जो है ना वो अक्सर आपको नर्वस फील भी होंगे, सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट होगी वो घबरा जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके जब डिफरेंस आ रहा है तो आपकी पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस आएगा।
दूसरी चीज आप लोगों के पास है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस ये होता है कि आप लोग जो हैं कितने किसी भी चीज को लेके यानी किसी की बात पे कितना एग्री करते हैं। समथिंग होता है आपको लोग जो है आपको बताते हैं कि यार इस तरह से आप लोग लोगों में ट्रस्ट करते हो। जिन लोगों का एग्रीएबलनेस जो है ना ये फेज ज्यादा होता है, ठीक है, वो लोग बड़े हेल्पफुल होंगे, बड़े लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ चलना, बड़े फ्रेंडली नेचर के होंगे ना, ठीक है, और ये हमेशा ट्रस्ट लोगों पर ज्यादा करेंगे। भले वो लोग इनको डिच करते हो कुछ भी करते हो लेकिन ये उन पर ट्रस्ट ज्यादा करेंगे। जिनका एग्रीएबलनेस का फैक्टर कम होता है ये बड़े चैलेंजिंग लोग होते हैं, ठीक है, ये हमेशा लोगों से टकराते भी हैं और ट्रस्ट किसी पे नहीं करते। इसी तरह हमारे पास एक्सट्रोवर्जन, ये जिनकी कुछ पर्सनैलिटीज असेस हुई लोगों की उनको इसका पता होगा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का। तो एक्सट्रोवर्जन वो लोग होते हैं जो सोशल होते हैं, सोशल, ये हमेशा नई नई जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए एक्सपीरियंसेस करना, नया कुछ सीखना, ये हमेशा इसी चीज में लगे रहते हैं, ये बड़े सोशल लोग होते हैं। और जो होते हैं जिनमें एक्सट्रोवर्जन कम होता है वो होते हैं इंट्रोवर्ट। वो क्या होते हैं, वो बड़े रिजर्व से अकेले अकेले रहने वाले, या बस दोस्त भी होंगे तो लिमिटेड दोस्त बनाएंगे, तो ये सोशलाइजिंग ज्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ में भी आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस जो होता है ये बताता है कि आप लोग कितने केयरलेस हो या कितने ऑर्गेनाइज्ड हो। जिसका जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस का एलिमेंट होगा वो उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो अपनी हर चीज अपनी जगह पे रखता होगा, पूरा प्लान बना के उसके मुताबिक चलता होगा, उसका सोने का, उठने का, खाने पीने का हर चीज का टाइम फिक्स होगा, उसके मुताबिक चलता होगा। और जिसका कॉन्शियसनेस लेवल कम होगा वो केयरलेस होगा, वो बेतुके टाइम पे काम करेगा, बेतुके टाइम पे चीजें करेगा, उसको आप कोई काम के हो गया, अच्छा ठीक है कर लूंगा, हो जाएगा, देखी जाएगी, वो बड़ा केयरलेस किस्म का इंसान होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ओपननेस। अब ओपननेस में जो आपके पास चीज आती है ये होता है कि आप कितना लोगों की बातों को सीरियस लेते हो, कितना उनकी बातों को या नई चीजों को एक्सपीरियंस करना पसंद करते हो। अब जिनका ओपननेस का लेवल ज्यादा होगा ना, अगर उनको कोई सजेशन दी जाए, कोई मशवरा दिया जाए, वो सुन लेंगे, आपके अप्रिशिएट करेंगे मशवरे को, बेशक फॉलो करें ना करें, लेकिन ये लोग क्रिएटिव होते हैं जो ओपननेस वाले होते हैं। ये हर बंदे का आइडिया भी सुनेंगे, उसके बाद उसमें से रास्ते निकालेंगे कि इसमें से मैं क्या चीज नई डेवलप कर सकता हूँ। और जो होता है रिजिड, इसके ऑपोजिट होता है रिजिड ओपननेस के, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्या पता है, मुझे पता है। किसी की बात को जो है ना, किसी के मशवरे को, किसी की कोई बात को या कोई नया एक्सपीरियंस कोई होगा उसको नहीं पसंद करेंगे, ठीक है, नहीं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसमें करने दो, मुझे ज्यादा पता है, तुम लोगों को क्या पता है। तो इसकी बेस में भी ये जब चीजें सारे एलिमेंट्स होते हैं जब आपकी पर्सनैलिटी में आते हैं तो उसके मुताबिक भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू होती है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कुछ ओपननेस के होंगे और लोगों से हर नया नया एक्सपीरियंस करना, नई चीज सीखना, कुछ कहते हैं और नहीं जी छोड़ो जी देखी जाएगी कर लाएंगे, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस का केयरलेस लोगों में आए थे। और जो हमारे पास नेक्स्ट आती है चीज वो है हमारे पास सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है हमारी, ये एल्बर्ट बेंडोरा की एक हमारे पास थ्योरी है, और ये हमने पहले पढ़ी भी है पिछले चैप्टर में। कॉग्निशन का एक पार्ट था कॉग्निटिव थ्योरी का था, ये कॉग्निशन थ्योरी, उसमें चीज़ हमने पढ़ी थी कि इंसान की पर्सनैलिटी 3 चीज़ों से बन रही होती है। एक उसका होता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो पर्सनल जो है उसके उसके बायोलॉजिकली जेनेटिक्स में कुछ चीज़ें आती हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे जेनेटिकली हमें भी कुछ चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, गुस्सा पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज पेरेंट्स से अक्सर लोगों को ट्रांसफर होती हैं, तो ये चीज़ें आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरे पास है इन्वायरमेंट एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग का आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपका कल्चर वो आप इफेक्ट कराता है। कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, सोसाइटी में किस तरह रहना है, फ्रेंड्स के साथ किस तरह रहना है, वो सब चीज़ें इस पर इफेक्ट करी होती हैं। और लास्ट वन हमारे पास होता है बिहेवियर इन्फ्लुएंस, कि हम इन रिएक्ट किस तरह करते हैं, क्या हम सोसाइटी के मुताबिक उस माहौल के मुताबिक रिएक्ट करते हैं, वो हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस है। बाकी नेक्स्ट मैं भी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ उसमें डिस्कस करते हैं।